अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ एक तरफ और दूसरी जानिब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड अनाउंस होना है, यानी बल्कि सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी इस वक्त टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके लिए डेडलाइन भी बता दी गई है और आज के दिन में या कल के दिन तक जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस करना ही करना है। तो देखना ही है कि पाकिस्तान किस स्क्वाड के साथ जाता है, क्योंकि जब तक स्क्वाड हमारे सामने नहीं होगा तब तक कोई भी प्रेडिक्शन देना जो है वो कबल अज़ वक्त है। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। प्लस वी हैव सो मच थिंग्स इन आवर पूल, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं योर फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राया अज़लान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो अज़लान ये बताइए कि वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है और स्पेशली वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान में आना एक लंबे अरसे के बाद वाक़या हुआ है, तो वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान में इस बार आना जो है वो लास्ट टाइम की अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं उसको, तो कितना ज़बरदस्त हो सकता है? इतना इंपॉर्टेंट है कि पता चल जाएगा आखिर 2 नंबरों की टीम कौन सी है इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग। बिकॉज एक 7वें नंबर पे एक 8वें नंबर। इट्स दिस अनफॉर्चुनेट कि एक टाइम पे दोनों टीमें नंबर 1 स्पॉट के लिए लड़ा करती थी। बैक इन लेट 80s एंड अर्ली 90s इन दोनों टीमों के जो टेस्ट मैचेस होते थे वो ये डिसाइड करने के लिए होते थे कि इन दोनों में से नंबर 1 टेस्ट मैच की टीम कौन सी है। एंड वो लॉकडाउन के क्रिकेट फॉलोअर्स जिन्होंने लॉकडाउन में क्रिकेट देखनी शुरू की थी, उनके लिए शायद खबर हो कि पाकिस्तान पहली मरतबा जब वर्ल्ड टेस्ट में नंबर 1 बना था, दैट वाज नॉट 2016-17, दैट वाज लेट 1980s जब वेस्ट इंडीज़ को जाके वेस्ट इंडीज़ में टफ टाइम दिया था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान उस वक्त वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना था। ये ICC वाली MRF वाली जो रैंकिंग है ये तो मिड 2000s में इस्टेब्लिश हुई है, बट उस वक्त भी बना था। सो ये एक टाइम था इन दोनों की राइवलरी का, इन दोनों की टेस्ट क्रिकेट में अरूज का। और फिर अब ये हाल है कि दोनों इस वक्त बॉटम 2 पोजीशंस पे हैं और इस सीरीज में डिसाइड होगा कि आखिरी नंबर पे कौन सी टीम आती है। तो दिस इज एक क्या उसे कहते हैं कि मारूज का जबर जो है ना वो ये है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि अगर वेस्ट इंडीज़ का हम टूर देखें, इसमें मोहम्मद यूसुफ वाज द वन जिन्होंने बहुत शानदार रन्स बनाए थे, मोर देन 600 रन्स उन्होंने बनाए थे, स्कोर किए थे। और इस बार क्योंकि मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग जैसी बैटिंग जो है वो अभी इस वक्त ढूंढना तो मुश्किल है बहुत। और वो 2006 था, उस साल सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने, विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। और मतलब उस साल तो उनका बैट रुक ही नहीं रहा था, बाकायदा रन उगल रहा था। बट उसमें जो मुझे उस टूर की जो मेमोरेबल बात है वो ये है वो जिस तरीके से दानिश कनेरिया का डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रायन लारा ने। बिकॉज दानिश कनेरिया ने स्लेज किया था लारा को तो ऑस्ट्रेलियन स्लेज नहीं करते कि ये फिर उसका खूनख्वार हो जाता है। एंड ही स्कोर 200 समथिंग रन्स, 216 आई थिंक इन मुल्तान, और बहुत मारा था उसने। फिर उसने सब पे गुस्सा निकाला था बाकायदा। आई थिंक कामरान अकमल, एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे। कामरान अकमल वाज द विकेट कीपर। उसने कामरान अकमल को कहा था अब पूरा ओवर मैं डिक्टेट करूंगा, इसने अगला गेंद यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है, उससे अगला यहाँ करना है। वही हुआ था। ओह वाह, क्या बात है भाई। ब्रायन लारा लेकिन ऐसा नहीं है, उस वक्त अगर ब्रायन लारा थे ना तो उस वक्त हमारे पास भी बहुत बड़े नाम थे और उस टाइम टक्कर का मैच होता था। ऐसा नहीं था कि लाइक एक तरफ से आप बिल्कुल ही द रिजल्ट के क्या होना है क्या नहीं होना है। उमर गुल का बड़ा अच्छा कमबैक हुआ था उस सीरीज में, एक डिफरेंट बॉलर की तर्ज में नजर आया। एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तो फिर बहुत ही अंडररेटेड विकेट टेकर बने थे शायद। ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। और लेकिन बड़े अंडररेटेड उनकी सिचुएशन थी कि वो 12वें ओवर में उन्होंने बॉलिंग करने आना, लगातार 4 ओवर करने। एंड इन द टाइम ऑफ आसिफ एंड शुएब समवन लाइक उमर गुल, वो ग्लैमर वाला एलिमेंट उस तरह से नहीं था, तो वो हमें उस तरह से याद नहीं। बट सोशल मीडिया भी नहीं था ना, सोशल मीडिया भी नहीं था। और वो फिर उस हिसाब से फिर उनका वो जो पीक होना शुरू हुआ था वो 2006 में शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंगली इस वक्त वकार यूनुस बॉलिंग कोच थे। सो ओह वाओ, दैट्स नाइस। लेकिन अगर हम देखते हैं आज जब हम बात कर रहे हैं इस टेन्योर की, जब हमारे पास बैटिंग के अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं सलमान अली आगा भी हैं, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमारे पास इमाम की शमूलियत जो है वो मतवक्के है कि शायद वो ऐड हो सकते हैं। फ़खर जमान के बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन शान मसूद हैं, फिर कामरान गुलाम हैं, खुरम शहजाद हैं। हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नाम जो आपको लग रहा हो कि ये इस बार जो है ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ का जो एक अंदाज़ है बॉलिंग का, उसको अंडरस्टैंड करते हुए शायद ये बहुत अच्छे रन्स कर जाए। देखें उनके पास देखा जाए तो उस किस्म की बॉलिंग बैटरी अब नहीं रही जिस किस्म की एक ज़माने में हुआ थी कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स होते थे और जो अच्छा फास्ट बॉलर को खेलता था वो
वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट डाल दिया जाता था, जिससे हमने मिड 1970s में किया था कि शफीक अहमद, एक जो कि शफीक अहमद पापा के नाम से जाने जाते हैं, ही स्कोर्ड लाइक 19,000 समथिंग रन, थोड़े ही कम है 20,000 से। ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट फास्ट बॉलर। उनको टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया था बिकॉज ही वाज स्कोरिंग वेल, लेकिन वो फेल कर गए थे बिकॉज उनकी फास्ट बॉलिंग की बैटरी इतनी अच्छी थी। अब इनके पास उस किस्म की बॉलिंग नहीं है। तो यहाँ पर वही खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ की ग्राउंड्स में डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड किया हुआ है, पीपल लाइक साउद शकील, पीपल लाइक कामरान गुलाम एंड इमाम फॉर दैट मैटर, इस दफ़ा की जो फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप हुई है आजम ट्रॉफी की, उसमें टॉप पे नहीं रहे बाय द फाइनल, उनकी टीम फाइनल नहीं खेली, तो वो सेकंड नंबर के तो हाईएस्ट प्लेयर थे, तो ग्रुप स्टेज तक के तो हाईएस्ट रन स्कोरर वही हैं। सो उनका आ जाना वुड बी गुड एडिशन, क्योंकि इन विकेटों की उनकी समझ इस वक्त अच्छी है। इन दो खिलाड़ियों का तजर्बा बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, दैट कैन बी गुड। अनदर गुड थिंग इसके बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना, लगातार 3 हाफ सेंचुरीज उनकी स्कोर करना, वो एक फैक्टर है। दैन जिस तरह से शान मसूद ने एक मुश्किल कंडीशन में स्कोर किया, ठीक है वो मैच का रिजल्ट हमारे हक में नहीं आ सका, बट एक मुश्किल कंडीशन में बहुत कम हमारे यहाँ हुआ है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर हमारी किसी खिलाड़ी ने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली हो। तो वो एक मेयार जो रखा जाता है कि सेकंड इनिंग्स के अंदर या सेकंड टाइम की पारी के अंदर किसी प्लेयर ने अच्छा स्कोर किया, तो बाबर का उस टाइम पे स्कोर करना एंड देन शान मसूद का। तो अगर देखा जाए तो हम जहाँ मार खा रहे हैं वो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बैटिंग वीक है, हमारी इस वक्त बॉलिंग ज़्यादा वीक है। हम 16 पे 4 आउट करके भी फंस जाते हैं, हम अंडर 70 उनके 4 आउट करके भी जब हम आते हैं ना, वहीं पर हम फंस जाते हैं। मतलब वो जो किलर पंच मारने की एबिलिटी है ना, वो शायद ख़त्म हुई है, जिससे हम कहा जाता है कि यार फिर वो बात आ रही है कि पहले भी शायद मैंने एग्जांपल दिया कि वसीम वकार के टाइम पे भी 200 होता था, 300 होता था, लेकिन जब एक दफ़ा टेल एक्सपोज होती थी वो हाथ झाड़ के उठते थे। हमसे टेल एक्सपोज हुई हुई पे भी हमसे 100-80-90 रन की पार्टनरशिप हो जाती है। तो वो आई थिंक वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो उस तरह से मैं नहीं कहूँगा, बट लेकिन उसका जिक्र बारहा शान मसूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया है कि एक पॉइंट पे आके हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही होती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो जो आखिरी ये चीज़ हमारी बांग्लादेश सीरीज से चल रही है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से चल रही है, कि जब एक टाइम पे हमने हेड तक को आउट कर लिया था टेस्ट मैच में, इट वाज आई थिंक MCG वाला जो टेस्ट मैच था, उसके बाद भी हमारे हाथ से वो टेस्ट मैच निकल गया। देन बांग्लादेश वाला, देन अभी ये वाला जिसमें वो नीचे से आके उनका जो ऑलराउंडर है उसने 80 रन की इनिंग्स खेल दी, 90, और वो अच्छा खासा। उसके बाद रबादा वाला के 90 अंडर 100 उनके 8 आउट हो चुके हैं, 2 आउट और करने हैं और हमसे वो 2 आउट नहीं हो पा रहे थे। एक एंड से बेचारा अब्बास लगा हुआ है, लेकिन उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक फ़र्क होगा। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे चूँकि स्पिन ट्रैक होंगे तो नुमान की वापसी भी हो जाएगी, साजिद की वापसी भी हो जाएगी, तो वो वाली हमें चीज़ नज़र आ जाएगी कि एक दफ़ा विकेटें गिरना शुरू होंगी तो ये विकेट्स लेना छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अज़लान, अगर मैं देखूं पर्सनली, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि हमें बहुत अरसे से कोई ऐसा मैच देखने के लिए नहीं मिला जहां पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़े नाम खेल रहे होंगे। अगर आप देखें ये जो सीरीज़ अभी गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया अपने परफेक्ट पूल के साथ नहीं था, उसमें उनके बहुत बड़े नाम जो है वो स्किप भी हुए हैं। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका में देख लें, बहुत सारे नए नाम थे। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप देखें, मफाका वॉज द बॉलर जिसने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में आउट करके अपना नाम बना लिया। सैम कॉन्स्टेस है जिसने बुमराह को छक्का लगा के अपना नाम बना लिया। हमारे यहाँ पर अगर नए प्लेयर्स हमने शामिल किए भी हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो कोई सामने कोई बहुत बड़ा बैट्समैन होता जिसको उन्होंने आउट कर दिया हो, फॉर एग्जांपल, कि उनको बहुत बड़ा नाम बन जाता, या कोई बैटर ऐसा होता कि बड़ा शानदार बॉलर आया और हमने, मतलब हमारे सामने हमेशा से बड़ा वीक पूल रहा है जब से लाइक ये 2004 का टेन्योर अगर आप देखते हैं। क्या रीज़न है? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि वीक पूल रहा है, मे बी वो थोड़े से अननोन नाम रहे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो एक रिजल्ट का फैक्टर है ना, वो हमारे फेवर में नहीं जाता रहा। अगर आपके फेवर में रिजल्ट का फैक्टर जाता रहे ना, तो आपको इन्हीं खिलाड़ियों में से स्टार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अज़हर अली स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन वो उस तरह से हमारी नज़र में उस लेवल के शायद स्टार ना हो, या वो ग्लैमर फैक्टर ना हो, या वायरल फैक्टर ना हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे स्कोर किए कि जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस जीत रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनकी सेंचुरी हो, उनकी वो 100 हो, वो मैच हम हार गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर 200 कर लेना एक मैच में। सो वो उस टाइम पे और वो अब अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तो उनकी एक लेजेंड लाइक स्टेटस बन जाती है इन टेस्ट क्रिकेट। बट वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि उस टाइम पे रिजल्ट हमारे हक में आ रहे थे। अब अगर एक प्लेयर जिस तरह वो इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था ना कि मुझे ऐसा विकेट कीपर नहीं चाहिए जो खुद 50 करे और 100 करने वाले खिलाड़ी का कैच छोड़ दे, मुझे ऐसा चाहिए जो खुद चाहे 50 ना करे लेकिन ऐसे खिलाड़ी का कैच लाजमी पकड़ ले जिसने आगे जाके 100 कर लेना है। बिल्कुल सही बात। सो रिजल्ट अगर आपके हक में नहीं आ रहा देन आपकी परफॉर्मेंस शायद काउंट नहीं कर पाएगी। साजिद और नवान को जिस तरह से हमने सेलिब्रेट किया था वो इसीलिए किया था कि उनके आ जाने से उन्होंने सीरीज़ का रुख ही बदल दिया और हम इवेंचुअली 2 टेस्ट मैचेस ऐसे जीत गए कि
ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को खेलना ही नहीं आ रहा, और वही इंग्लैंड थी जिसने कोई 950 रन में मारे थे। तो वो वाली जो चीज़ है कि रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं आ रहे। अब ये कहना कि उनकी तरफ से नए खिलाड़ी आते हैं और हमारे, फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, वो बड़ी घिसी पिटी बात हो जाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का। अगर कॉन्स्टास आ रहा है तो वो शेफील्ड शील्ड खेलता हुआ आ रहा है जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और हमारे यहाँ की आप देख लें कि हर साल ही शायद हम तजर्बे कर रहे होते हैं कि अच्छा इस साल हमने 6 टीमों के साथ खेलना है, इस साल हमने 18 टीमों के साथ कायज़म ट्रॉफी खेलनी है, इस साल हमने 36 टीमों के साथ खेलनी है। और अब जो नया कैलेंडर आया उसमें एक सुपर टूर्नामेंट भी आ गया है कि कायज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के ऊपर एक जनाब चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। सो ये वाले तजर्बे जब तक होते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपका, जब तक सिस्टम रोबस्ट नहीं होगा। ऑल्सो जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं वो जब तक एम्पावर नहीं होंगी तो आपके पास उस किस्म का स्टैंडर्ड मेयार नहीं आ सकेगा, एंड इवेंचुअली यहाँ से कोई खिलाड़ी इस तरह से नहीं आ सकेगा। इस मेस्ड अप सिस्टम के होते हुए भी आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए हैं, यहाँ पे उनकी ग्राइंडिंग है, स्कोर किए हुए हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, साउद शकील, उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं कि मुश्किल वक्त में वो स्कोर कर रहे होते हैं, मुश्किल वक्त में परफॉर्म कर रहे होते हैं। साउद शकील ने जो पहले टेस्ट मैच में इनिंग खेली थी, आई थिंक वो जो उसकी सेंचुरी थी या डबल सेंचुरी थी, उससे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स थी उस टाइम पे। कामरान गुलाम का साउथ अफ्रीका में 50 करना मेक्स सेंस, बिकॉज वहाँ पर आई डोंट थिंक कि सईद अनवर का कोई 100 भी है, जो कि इतने बड़े बैट्समैन थे। तो वो एक मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल जहाँ वो फिर बहस अलग आ जाती है कि उनके टाइम पर डोनाल्ड पॉलक जैसे बॉलर्स थे, बट यहाँ पर एक अपनी सिचुएशन से अलग जाकर खेलना, स्कोर करना, दैट मीन्स अ लॉट। बिल्कुल सही बात है अजलान, लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर हम देखें जिस तरह से अभी हसीबुल्ला की बात हो रही है कि वो इंजर्ड हैं और वो शायद वेस्ट इंडीज़ में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। वेस्ट इंडीज़ में अभी कोई बहुत बड़े नाम तो खैर वेस्ट इंडीज़ की टीम ही वो नहीं रही है जो कभी होती थी, लेकिन अगर आप देखें बाकी टीम्स के खिलाफ हम एज एन इंडिविजुअल हम रन्स कर जाते हैं, हम अपने लिए बड़ा अच्छा एक टारगेट सेट कर देते हैं कि हमने इसको आगे क्रॉस करना है। लेकिन अगर हम ओपोनेंट की बात करते हैं तो वी आर नॉट मेकिंग समथिंग स्पेशल जो कि हमारे हवाले से भी आगे जाए कि हाँ हमारा फलां प्लेयर था, उसने उसको टक्कर दे दी है। वी जस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअलिटीज़ कि इसने इंडिविजुअली ये रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, इसने इतने रन्स बना लिए, इसने फलां का पुराना बना हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। करंट मैच में कोई क्रिस्प जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में नजर नहीं आता। देखिए वही चीज़ है ना कि रिकॉर्ड का मुझे फायदा तभी है ना जब मैं मैच जीत रहा हूँ, या मुझे रैंकिंग का भी तभी फायदा है। हाँ। वो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी एक खिलाड़ी के क्वालिफाई करने के लिए फॉर अवार्ड के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए कि भाई कंपनी का दिवालिया निकल गया लेकिन फिर भी मुनाफे में जा रही है कि टीम के रिजल्ट उस तरह के नहीं आ रहे लेकिन वो स्टिल ही कैन क्वालिफाई फॉर द अवार्ड। तो वो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा तभी है ना कि जब वो मुझे मैच रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी, तब मैं वहाँ बैठा करता था तो मैंने कहा था कि मुझे नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन का मैच में कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज उसने 0 से ही स्टार्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 रैंकिंग का बैटर है तो इसने इसका बैटिंग करते आते ही स्कोर 100 होगा और वहाँ से कहानी शुरू होगी। सो रैंकिंग का इम्पैक्ट मैच के चलते मैच पे कोई नहीं होता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अलावा जो एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि चैलेंज हमारे सामने है, दैट इज़ चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट क्या होंगे ये तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक हमारा स्क्वाड हमारे सामने नहीं होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम साइम अयूब का है। साइम अयूब गॉट इंजर्ड और ख़बरें हर तरफ जो है वो चल रही हैं साइम के हवाले से। सैडली हसीबुल्ला पर कोई इतनी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि साइम क्योंकि अभी उसने एक बहुत बड़ा नाम अपना बनाया भी है और एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर हिम। अगर वो इंग्लैंड में गया है वहाँ पर भी उसको ज़हनी सुकून नहीं है। लाइक वो जहाँ से गुजर रहा है, रिपोर्टर्स आर ऑल देयर, उसे सवाल कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा एनॉय हो रहा है उस चीज़ की वजह से, बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन एंड आस्किंग द क्वेश्चंस कि कोई ना कोई खबर निकला। एंड व्हाट ही सेड इज़ दैट यार मुझे क्या पता, आप गो टू द मेडिकल पैनल, उनसे जाके आप पूछें कि मैंने कब ठीक होना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। व्हाई डज ऑलवेज हैपन दिस? देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो साइम अयूब इस वक्त लेट्स कॉल इट फ्लेवर ऑफ द मंथ, तो वो बिकेगा, उसकी शक्ल अगर नज़र आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली ख़बर का ज़्यादा। हाँ, एक रिपोर्टर का आई थिंक प्रॉपर टेस्ट तो तब होगा ना वो जाके जब डॉक्टर से या मेडिकल पैनल से ख़बर निकलवा के लाए कि हाँ जी एक्चुअली ये मसला है। हाँ, बिकॉज वो आपको ज़्यादा डिटेल बता देगा कि लिगामेंट इंजर्ड डैमेज हुए हैं नहीं हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर फ्रैक्चर है तो नहीं है, लिगामेंट अगर डैमेज हुए हैं तो वो किस हद तक डैमेज हुए हैं कि कितने अरसे में वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। बिकॉज एक्सट्रीम मोबिलिटी वाला जोड़ होता है आपका जो एंकल होता है, बिकॉज वो हर तरफ तकरीबन घूम जाता है। तो उसकी इंजरी का इम्पैक्ट किस किस्म का होगा। आपके लिए बड़ा आसान टारगेट है कि वो गाड़ी से उतर रहा है, माइक लेके आपने उसकी नाक के नीचे रख दिया कि जी बताएं क्या। अब वो एक तो वो बीमार है, ठीक है, वो
ठीक से चल बीमार की डेफिनेशन पे शायद उस तरह से ना आता हो, बट एट द एंड ऑफ द डे बीमार है वो, डॉक्टर के पास आ जा रहा है, बीमार है, उसको ना तंग करो, एनॉय होगा। एंड हर दफ़ा आप उससे बात करके क्या नया निकाल लेंगे। जैसे मैंने कह लेगा कि असल तो फिर आपकी फ़नकारी ये है ना कि आप एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट निकाल कर लेकर आएँ, बिकॉज इस किस्म की डिटेल्स हमें पीसीबी की प्रेस रिलीज़ में भी नहीं मिलती कि एक्चुअली इंजरी है क्या, किस नौइयत की है, कितने अरसे में ठीक होगी। हमें मोटी मोटी बातें बता दी जाती हैं और हम उसी में खुश हैं, और ये भी उसी में खुश हैं कि साइम अयूब की शक्ल नज़र आ गई, उसने थोड़ा सा बता दिया, हमें 4 व्यूज़ मिल जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर। सोशल मीडिया का दौर है ना, आसान बहुत है। आप जस्ट सडनली माइक आपने पुट किया, एक खुद से वीडियो बना ली, मोबाइल फोन्स ऑन कर लिए, सबके पास एक इंडिविजुअल जो है फुटेज आ गई एक्सक्लूसिव, और उसके बाद आपको लगता है आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। बट एक्चुअली आई एम सेइंग दिस के एक खिलाड़ी अगर इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको प्लीज अकेला छोड़ दे, कोई नई बात नहीं करेगा। सो यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द रिपोर्ट दैट यू आर एक्चुअली रिपोर्टिंग। वो सभी लोग अगर वही काम कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रहा, वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रहा ना। बिल्कुल सही बात है। खैर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे स्टेडियम्स हैं, जिनकी तैयारी के ऊपर अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबके दिलों में है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफा ने कराची स्टेडियम से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? लोग बिल्कुल ठीक हैं। हुज़ैफा ऑनेस्टली बताइए कि स्टेडियम्स में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, बिकॉज वी आर स्टिल टू क्लोज नाउ। अगर हम देखें डेडलाइन हमारी 25 की बताई है पीसीबी ने खुद से, तो उसमें भी तकरीबन अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? बिल्कुल सही बात है। हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट कर रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम के हवाले से। जैसे हमने पहले बताया था कि जो बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर था वो तो खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर का काम अभी भी जारी है। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ वो काफी मुस्बत है फैंस के हवाले से। कुछ ऐसी चीजें जो अब तक रिपोर्ट नहीं की गई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी एंड पे बनने वाली बिल्डिंग देखें तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक गैलरी बनाई जा रही है, वहाँ पे एक बैठने की जगह बनाई जा रही है, वहाँ पे स्टेयर्स होंगी, जैसे आपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखा है कि प्लेयर्स जो है वो लोगों के बीच में से चलते हुए आते हैं, उनसे हैंडशेक करते हुए आते हैं। तो उस तरह की एक गैलरी बनाई जा रही है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सीट लगाई जाएंगी, वो वीआईपी गैलरी होंगी। प्लेयर जो है वो जो लोग बैठे होंगे, जो तमाशाई बैठे होंगे, उनके बीच में से चल के आएंगे। तो ये एक अच्छी वैल्यू एडिशन जो है वो की जा रही है स्टेडियम में। फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि न सिर्फ अपने स्टार्स को बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, उनको करीब से देखने का मौका मिलेगा। एक तो ये बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है जो इससे पहले हमने कभी नेशनल बैंक स्टेडियम में नहीं देखी या दीगर स्टेडियम में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो नेशनल बैंक स्टेडियम के ट्रेनिंग ग्राउंड थे उसमें फ्लड लाइट्स नहीं लगी हुई थी, तो अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया, क्योंकि जब टीम यहाँ पर आएंगी मैचेस खेलने के लिए तो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर तो मैचेस होंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए अक्सर देखा जाता है कि दूसरे ग्राउंड में जाया जाता है, क्योंकि रात की ट्रेनिंग होती है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट होती है। तो अब वहां पर भी फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं। ओवल और एचएनपीसी जो है वो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो वहीं पे ट्रेनिंग होगी टीम की और वहीं पे मैचेस खेले जाएंगे। तो उनको लाइकवाइज ट्रैवल करने के जो इशूज हैं वो भी कम होंगे। तो काफी हद तक चीजें बेहतर होती जा रही है। लेकिन अभी भी जो बात आपने की कि डेडलाइन बहुत करीब है, बहुत सारी चीजें करने को बाकी हैं। जो पोल्स हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर कलर हो रहा है। और एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो नई एलईडी लाइट्स लगी हैं उनमें ये भी कैपेबिलिटी है कि लेजर शो भी करवाया जाएगा, यानी जो इफ्तिताई तकरीब होगी इस ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे हाई टेक लेजर शो भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर काम जारी है। जब यहाँ पे पोल्स के ऊपर रंगो रोगन का काम हो जाएगा तो वो स्पेशल एलईडी लाइट्स भी वहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने ओवर द टाइम बात भी किया है कि जो व्यू था फैंस का वो बड़ा ब्लॉक होता था। तो अब जो नई जालियां यानी जंगले जिसको आप कह सकते हैं वो नस्ब की जा रहे हैं, जिसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है, जिसके अंदर जंगले हैं लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है। तो फैंस को कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी कि वो जो ब्लॉकेज था वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल सही है हुज़ैफा, काफ़ी तफसीलन आपने बताया और जिस तरह से आपने जिक्र किया लेज़र शो का, इट्स साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम देखें तो हमारा क्योंकि हमने देखा जहाँ पर भी कभी कोई टूर्नामेंट होता है उसकी जो सेरेमनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, पेरिस की जो एक सेरेमनी थी वो काफ़ी वायरल गई, लेकिन पाकिस्तान में कुछ आपके पास इस हवाले से अपडेट है कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम किस तरह से इसको जो इसकी ओपनिंग करेंगे टूर्नामेंट की? देखिए अभी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ चीजें जो है वो आईसीसी ने भी फाइनलाइज करनी होती है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। तो इस हवाले से अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई है चीजें कि किस आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है। लेकिन जो चीजें हमें पता चली हैं वो अब तक ये है कि लेजर शो और इसके साथ साथ फायरवर्क्स और इसके साथ साथ कोई परफॉर्मेंसेज भी
नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन्स की जो है वो यहाँ पे रखी जाएंगी जब ओपनिंग मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन अभी चीजें अंडर प्रोसेस है, फाइनलाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान नहीं हुई। जब आईसीसी इसको लेट गो कर देगा तो तब पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे सिंगर्स हैं या आइकन्स हैं जो इफ्तिताई तकरीब में परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन लेजर शो और जो फायर वर्क है उसके हवाले से कंफर्म रिपोर्ट है कि वो इफ्तिताई तकरीब में भी होगा और जितने भी मैच खेले जाएंगे उनके बीच में भी, यानी जो इनिंग्स ब्रेक होता है, आपको पता है 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो इसमें लंबा इनिंग्स ब्रेक होता है। जो तमाशाई वहाँ बैठे होंगे उनको इनिंग्स ब्रेक के अंदर भी लेजर शो और इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी ताकि वो मैच से भी महसूस हो और जब इनिंग्स ब्रेक हो तो उसमें भी वो बोर ना हो, आधे घंटे या 40 कुछ एंटरटेनमेंट का पहलू जो है वो बरकरार रहे। हुज़ैफा, अगर हम देखें तो ट्राई नेशन सीरीज भी जिस तरह से मुंतकिल की गई कराची में, लाहौर में, तो उस हवाले से क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंतजामात हैं, जो तैयारियां हैं, वो तब तक कंप्लीट हो जाएंगी कि यहाँ पर अच्छे अंदाज में जो है वो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो हमारी हो सकें? देखिए, कंप्लीट करनी होंगी क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज आपने लेट ऑफ जनवरी और स्टार्ट ऑफ फरवरी में खेलनी है। ये वो टाइम है जो कट ऑफ डेट है। तो इस वक्त आप जब ट्राई नेशन सीरीज करवाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट है कि तमाम का जो इंतजाम हैं वो पूरे हो जाएं ताकि जो ट्राई नेशन सीरीज है वो ट्रायल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो जो चीजें उन्होंने की हैं उसको वो चला के दिखा के एक दफा चीजों को चेक कर सके ताकि कोई मिसहैप बड़े टूर्नामेंट के दरमियान ना हो। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले कुछ चीजें काफी हद तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको अभी प्लान के मुताबिक नहीं किया जा रहा, उसको अब सेकंड फेज में ये ले जाएंगे जो चीजें इन्होंने बिल्डिंग के हवाले से मुकम्मल करनी थी। लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है तो अब ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि जो चीजें ऊपर से हो सकती है, जिस तरीके से हम एज सून एज पॉसिबल इसको वाइंड अप करके कलरिंग का काम करके इसको तैयार कर सकते हैं वो करने। डिटेलिंग का जो काम है वो अब बताया जा रहा है कि जो सेकंड फेज होगा इस नेशनल बैंक स्टेडियम के अपग्रेडेशन का उसमें चला जाएगा। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज से पहले तमाम तर काम मुकम्मल करना है। ये डेडलाइन भी है और ये टेस्ट भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज जो जालियों का काम है, फैंस ने आना है, टिकट बिकने, वो काम आप उस ट्राई नेशन सीरीज के ना दौरान कर सकते ना उसके बाद कर सकते, क्योंकि जब ट्राई नेशन सीरीज होगी तो उसके बाद जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम वापस नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। तो उनकी प्रैक्टिस भी होगी, उनके मैचेस भी होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्डअप भी होगा। तो उसके दौरान और उसके बाद कोई काम करने की गुंजाइश बाकी नहीं होगी। बाकी बिल्कुल सही बात है हुज़ैफा। हमने देखा कि आईसीसी का डेलीगेशन भी यहाँ पर आया था और स्पेशली अगर तो 25 जिस तरह से गद्दाफी स्टेडियम की जो है वो 25 तारीख फाइनल बताई गई है, क्योंकि कराची स्टेडियम में पहले से मैचेस शुरू हो जाएंगे 19 तारीख से, फिर ट्रेनिंग सेशन भी होगा, फिर इसी दौरान ट्राई नेशन सीरीज भी हैं। तो आईसीसी का डेलीगेशन क्या इस हवाले से मुतमईन है कि वो स्टेडियम जहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसके लिए भी वो एग्री कर रहे हैं? बिकॉज हमने तो हैंड ओवर करना होगा स्टेडियम आईसीसी को, तो उनका जो डेलीगेशन आया है ये सारे इंतजामात को, तैयारियों को देखते हुए क्या तासुरात हैं उनके? देखिए, जो चीजें इब्तिदाई तौर पर उन्होंने देखी, यानी जो मरकजी बिल्डिंग है जिसको पवेलियन एंड कहा जाता है नेशनल बैंक स्टेडियम का, उस हवाले से तो वो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे क्योंकि कैमरों के इंस्टॉलेशन के हवाले से काफी क्यूरियस चीजें वगैरह देखी। लेकिन जो हमारे जराए बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान जरूर नजर आते हैं। जो फार एंड पे बनने वाली बिल्डिंग है जिसको यूनिवर्सिटी एंड कहा जाता है, क्योंकि उसमें चीजें तो बज़ाहिर कंप्लीट हो गई लेकिन रंगो रोगन का काम नहीं है, उसकी शेप थोड़ी निकल के नहीं आई है। तो उस हवाले से थोड़े क्यूरियस नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी मुतमईन नजर आ रहा है कि हम ये डेडलाइन से पहले मिल कर लेंगे। जैसे आपने बात की कि 25 जनवरी की जो डेडलाइन अब दी गई है, तो 25 से 28 जनवरी ये वो डेट है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो तैयार करके आईसीसी के ऑफिशियल हैंडओवर करना है ताकि वो चीजें फिर अपने हाथ में ले लें और अपने तरीके से चीजों को। ट्राई नेशन सीरीज से उनको कोई एतराज तो नहीं है कि ये स्टेडियम्स जो हैं ये हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सनल इवेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए? नहीं, ट्राई नेशन सीरीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शेड्यूल सीरीज है और वो भी आईसीसी एफटीसी की सीरीज है, यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी सेट करता है उसके अकॉर्डिंग है। तो आईसीसी को इसमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों इस पर काफी मुतमईन में नजर आते हैं कि एक ट्रायल हो जाएगा। एक सीरीज होने से ये चीजें पता चल जाएंगी कि कितनी ज्यादा तैयारी जो है वो इवेंट के हवाले से की गई है, और अगर उसमें कुछ ऊंच नीच रहती है, कोई कमी पेशी रहती है, तो वो ट्राई नेशन सीरीज से पहले, ट्राई नेशन सीरीज के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसको ठीक कर लिया जाएगा ताकि बड़े इवेंट के वक्त जो है वो कोई मिसहैप ना हो, कोई चीजें ऐसी ना रह जाएं जो बड़े इवेंट के दरमियान जो है वो परेशानी का प्रॉब्लम का सामना हो। बिल्कुल सही है हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अजलान, काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है हुज़ैफा के साथ हमारी, जिसमें स्टेडियम्स की तामीर और फिर उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन, फिर टाइम जिक्र हुआ। क्या तासुरात हैं, ये मामला जो वो बता रहे हैं क्या ये जैसे बता रहे हैं वैसे हो जाएंगे वक्त पर?
देखें पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो हम तो आखिरी टाइम पे जाके करेंगे। हमारा वो भी तो होता है ना कि यार अगर कोई प्रोजेक्ट है ना वो टाइम से पहले डिलीवर मत करो, चेंजेस आ जाएंगे। तो एन मौके पे करोगे ना तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अगला बंदा रिव्यू करके बताए इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो हम वो उस ये हमारी स्ट्रेटजी, हम उस स्ट्रेटजी से जा रहे हैं कि एन मौके पे दे दो, वो कहेंगे अच्छा यार जो है अब इसी से काम चला लो बस। हाँ अब चला लो। जैसे उन्होंने बताया कि फार एंड बिल्डिंग का मसला आएगा, बिकॉज फार एंड पे पहले कुछ था नहीं, वो बिल्कुल ही वहाँ पे एक स्कोरबोर्ड, हाँ स्कोरबोर्ड हुआ करता था, उसकी जगह वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। एंड जिस तरीके आई थिंक अगर सिर्फ वहाँ पे पेंट का काम रह गया है तो वो 2 हफ्ते का वक्त बहुत है उसके लिए, वो हो जाएगा, बिकॉज वो एक बंदा तो नहीं कर रहा होगा। सर्दियाँ पेंट सूख जाएगा ना वक्त पे। कराची है, कितनी को सर्दी होगी, लाहौर में भी तो यही काम है। हाँ ये इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, यहाँ पे तो फिर वो ना मसला दूसरा है। अच्छा चले हम लोग, मैं सोच ही रही हूँ कि जब दुनिया में कभी कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है ना, उनका फोकस होता है कि हमने खेलकर जीतना है, हमने एज अ होस्ट नेशन जो है वो हमें हारना नहीं चाहिए। माजी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर होस्ट कंट्री है तो वो जीता। मेरे ख्याल से अगर चैंपियंस ट्रॉफी का हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया शायद विन किया था, ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर श्रीलंका विन किया था, श्रीलंका में मैच था, इंडिया ने उसके साथ ट्रॉफी शेयर की थी। लेकिन आप देखें कि उनको फिक्र होती है जीतने की। हम यहाँ पर फंसे हुए हैं कि एक तरफ हमारा इम्तिहान स्टेडियम्स तैयार करने का है, दूसरी तरफ हमारा फोकस जो है वो मैचेस जीतने का भी है। ये दोनों प्रेशर जो हैं ये कैसे हैंडल कर रहा है पीसीबी? उसकी एक बड़ी वजह ये है ना कि हमारे यहाँ 96 के बाद कोई भी आईसीसी इवेंट हुआ नहीं। 2008 में भी तो मिली थी हमें चैंपियंस ट्रॉफी, तब भी वो तब हमारे मुल्क के सिक्योरिटी के हालात ऐसे थे कि हमारे हाथ से चली गई थी, तब भी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट 2008 में ही डिसाइड हो गया था कि वो हम नहीं कर रहे, बिकॉज 2008 में ही होनी थी। एंड 2009 में वो मनहूस दिन आ गया जब श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ, और फिर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ने उसको होस्ट किया था। तो उस दौरान हमने कुछ होस्ट नहीं किया। अब अगर हम कहेंगे 2008 में हमने तैयारी शुरू की थी तो उस बात को भी अब 16-17 साल गुजर गए हैं, तो उस वक्त की तैयारी भी क्या ही तैयारी अब रह गई होगी। 96 में भी जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप होस्ट करना था, तब भी आई थिंक जनवरी में जाके ये वाली बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी जो अभी गिरा के दोबारा बनाई जा रही है। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इंटरेस्टिंगली जब ये ग्राउंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैंड ओवर हुआ था तब उनके वालिद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो वो दोनों प्लान्स ऊपर नीचे लगे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम भी जो पीसीबी को दिया था ये भी उन्होंने ही दिया था, हाँ जी, उन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो वो दोनों प्लान्स ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो वो तब भी आई थिंक जनवरी के आसपास जाकर हमने इसको हैंड ओवर किया था टू आईसीसी। बल्कि तब आईसीसी को हैंड ओवर भी नहीं किया था, तो होस्ट ही उस ज़माने तक यही होता था कि जो होस्ट कंट्री है सारी जिम्मेदारी उसकी है। 99 ऑनवर्ड्स ये शुरू हुआ था कि इट स्टार्टेड टू बी कॉल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप। उससे पहले स्पॉन्सर का नाम और वर्ल्ड कप हुआ करता था। तो हमारा भी वही है कि अब उसके आसपास जाके होगा। तो चूँकि हमने कुछ ऐसा होस्ट नहीं किया हुआ था, और हमारे अक्सर स्टेडियम्स का हाल यही है। अगर नाम ले लूँ तो फैसलाबाद में आप इकबाल स्टेडियम जाएं तो ऐसे लगता है कि आप 96 के बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादा ये हुआ कि लाइटें लग गई। रिसेंटली ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा डेकडअप कर लिया अपना स्टेडियम। बाकी जहाँ पे 96 वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट हुए हैं उन ग्राउंड्स का कोई हाल नहीं है। गुजरांवाला स्टेडियम आप देख लें, उसका किसने सोचा, मतलब उसका MOU साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना वक्त बिला वजह का ज़ाया। चलें वहाँ पे तो दूसरे मसले हैं ना कि हम कह रहे हैं सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं। गुजरांवाला का स्टेडियम देख लें, मुल्तान का पुराना स्टेडियम देख लें, गुजरांवाला स्टेडियम में बाकायदा तौर पर इंडिया के भी मैचेस हुए हैं मेरे ख्याल से ODI के, और सियालकोट में सचिन का टेस्ट डेब्यू में भी हुए हैं बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका टेस्ट डेब्यू नहीं कराची में, लेकिन सियालकोट में उसका 50 था। हाँ। तो आप देखिए ODI मैचेस होते रहे हैं सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी। वेस्ट इंडीज की टीम जाती थी गुजरांवाला, इंडिया की टीम आई हुई है, लेकिन उस स्टेडियम का आज तो कोई सोच भी नहीं सकता वहाँ पे रुक करने। वही ना कि अब ये वो जगह थी जहाँ पे शायद उस किस्म के सिक्योरिटी के मसले थे, हाँ लॉजिस्टिकल मसले मसाइल थे। सो उन चीज़ों पे काम नहीं किया गया। फिर अगेन हम एक और चीज़ भूल जाते हैं कि 2009 से लेके 2019 तक हमारे यहाँ फुल फ्लेज कोई भी सीज़न ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ। एक मैच के लिए आ गए, 2 मैच के लिए आ गए। 2019 में फिर ऑब्वियसली श्रीलंका पहले वनडे सीरीज़ खेला, दैन T20 सीरीज़ खेला, फिर कुछ अरसे के वक्फे के बाद वो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आए, एंड इवेंचुअली प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी तब हुई। उसके बाद से लेके हमारे यहाँ टेस्ट सेंटर्स वही रहे, कराची, लाहौर, पिंडी, एक एक करके 2-2 करके मुल्तान को फिर ऑब्वियसली दोबारा से सिस्टम में रीइंटीग्रेट किया गया। आई थिंक उसी तरीके से होगा। पेशावर कैन बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन मे बी, बिकॉज वहाँ पे होटल्स के मसले उस तरह से नहीं है, जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है। स्टेडियम बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट हो गया है, एंड उसमें काफ़ी हद तक कहते हैं कि क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, बिकॉज उन्होंने इसको पर्सनली टेकअप किया इस प्रोजेक्ट को, और उसमें काफ़ी इन्वेस्टेड रहे। तो और अभी उनकी वो मांग भी है कि यहाँ पे PSL के मैचेस करवाए जाएं। हाँ।
बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इस्लामाबाद का स्टेडियम भी बन रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत होगा, डेफिनेटली उसका व्यू बड़ा अच्छा होगा। तो कोशिश, अब शुक्र है किसी का ध्यान तो गया है यहाँ पर, वरना हमारी तवज्जो तो सिर्फ यही होती थी कि कोई बात नहीं, दुबई है वहाँ पर मैचेस खेल लिए, कजाफी में हमारे थोड़े बहुत मैचेस हो गए। ज़्यादातर हमने अपने जो है ना अपने एसेट्स को सिर्फ लीग्स तक महदूद कर दिया हुआ है। आप देखें ये अभी नया नाज़िमाबाद स्टेडियम कराची में था, वहाँ पर लीग हो रही थी, अच्छा खूबसूरत स्टेडियम है। फिर उसके बाद अगर आप गुजरांवाला स्टेडियम देखें, वहाँ पर मेरे ख्याल से पंजाब प्रीमियर लीग हुई है। तो हमने लीग्स के लिए उनको बाउंड कर दिया हुआ है बस। देखें उसमें ये भी है ना कि हम कहते हैं कि जी क्राउड नहीं आता, कराची में मैचेस होते हैं, लाहौर में मैचेस होते हैं, क्राउड कम आता है बट कम आता है। जब तक आप छोटे स्टेशंस में नहीं लेके जाएंगे आपको स्टेडियम्स भरे हुए नज़र नहीं होंगे। बिकॉज आप जस्ट इमेजिन कि अगर हम गुजरांवाला के स्टेडियम को थोड़ा सा बेहतर कर लें और उसको स्टैंडर्ड पे लें कि वो एक आधा इंटरनेशनल मैच होस्ट कर ले, वहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल मैच होता है किस तरह से लोग आएंगे। हमने चैंपियंस कप जो फैसलाबाद में मैचेस हुए हैं, काफ़ी अरसे के बाद फैसलाबाद को कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट मिला है, हमने वहाँ पे क्राउड देखा है किस तरह से आया। तो जो रिलेटिवली छोटे स्टेशन को या छोटे स्टेडियम को मैच मिलेगा वहाँ पे क्राउड आएगा। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इस चीज़ को भी सोचा जाए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस हों कि जहाँ पे हम मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर सकें। उसका फ़ायदा हमें ये भी होगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है ये बिग थ्री तो हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा फ़ायदा, इवन साउथ अफ्रीका, कुछ भी होता है यार साउथ अफ्रीका तो होस्ट कर लेगा ना, वो इसलिए कर लेगा कि उनके पास इस्टेब्लिश स्टेशंस मौजूद हैं। हाँ। और 3 से ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ फिर वही रह जाता है ना, 3.5 स्टेशन हैं, पिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान। ठीक है। और मुल्तान में फिर हमारे होटल्स के मसले हैं कि वहाँ पे एक ही अच्छा बड़ा होटल है, वहाँ पे कितने लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। हमारे यहाँ छोटे स्टेशंस नहीं है। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको ये फ़ायदा है कि इनके पास स्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, टेस्ट डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कराने की जगह बहुत ज़्यादा हैं। सो जब हमारे पास छोटे छोटे स्टेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकेंगी। ठीक है, फिर भी मसले वही होंगे कि इंडिया ने खेलने आना है कि नहीं आना है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ सकेंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप्स हैं, वुमेन के डिफरेंट एज ग्रुप के वर्ल्ड कप्स होते हैं, या एशिया कप डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि आगे 2027 में भी अगर कोई इवेंट पाकिस्तान को होस्ट के लिए देना है तो कम से कम आप तैयार करें। हमारे पास बेशुमार स्टेडियम्स हैं, हैदराबाद में है, शेखुपुरा में है, पाकिस्तान में स्टेडियम्स इतने हैं जिनको आज तक बताया ही नहीं गया, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज ही नहीं करवाया गया कि ये भी स्टेडियम है, यहाँ पर भी मैचेस हो सकते हैं, और पास्ट में होते भी आए हैं। साउथ एंड में टेस्ट मैच हुआ है जिसमें वकार ने कप्तानी की थी फर्स्ट टाइम, and he became the youngest captain of Pakistan। मतलब आपके पास ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, लेकिन आपने उनको एक इंटरनेशनल जो है वो मुकाम खुद देना है ना। तो वो अब आई विश के इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि आज स्क्वाड के बारे में भी बात हो रही है कि पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस होना है, तो स्टेडियम्स तामीर होने का फ़ायदा में तब होगा जब हमारे खिलाड़ी वहाँ पर अच्छा खेलते हुए भी नजर आएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टेडियम्स तैयार कर दें और दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी आकर यहाँ पर चौके छक्के लगाकर चले जाएँ। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा होगा, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, किसकी वापसी, किसको बाहर होना पड़ेगा? आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो साइम अयूब पे इस वक्त है ना कि वो होंगे या नहीं होंगे। लुकिंग एट द करंट फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी जगह बरकरार रख पाना इन वनडे स्क्वाड। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी वनडे का जो स्क्वाड है वो खासी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हराई, बीच में हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीती। सो अगर वनडे के हिसाब से देखा जाए एंड आफ्टर रिजवान टेकिंग अप एज अ कैप्टन, तो वो हमें यूनिट बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे चैलेंज ये होगा कि यहाँ की विकेट्स उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह की विकेट्स हमें ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में मिली थी। तो हमें बड़ा मिक्स कम्बिनेशन के साथ जाना होगा विद आर बॉलिंग ऑप्शंस के, हमारे पास पेसर्स भी उस तरह के हों, स्पिनर्स भी इस किस्म के हों जो इन विकेट्स की कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकें। कामरान गुलाम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में जिस किस्म की इनिंग्स खेल गए हैं, तो वो एक मुझे क्वेश्चन मार्क था कि हमारे पास एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैटर होना चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को एक्सेलरेट कर सके, आखिरी ओवर में जाके मार धाड़ भी कर सके, इनिंग बिल्ड भी कर सके। तो वो एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट हमारे सामने आई। सलमान अली आगा लंबी क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ही कैन बी गुड ऑप्शन। आर वी एक्सपेक्टिंग साउथ शकील? आई थिंक साउथ शकील कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। साउथ शकील के साथ हुआ ये कि 2023 के वर्ल्ड कप में ही वाज परफॉर्मिंग वेल, स्कोर्स थे उनके, लेकिन फिर हुआ ये कि उनको वाइट बॉल क्रिकेट से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। टेस्ट क्रिकेट में उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट से उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, उनकी भी वही वाली चीज़ आ जाती है ना कि
वो इनिंग बिल्ड कर सकता है, लंबी इनिंग कर सकता है, और हमने PSL में देखा कि अगर वो ज़रूरत पड़े तो मार धाड़ भी अच्छी कर लेता है। हाँ, उनमें एक ऑप्शन, एक मसला आ रहा था कि वो शॉर्ट बॉल को ज़रा वीक होते थे, यहाँ पे भी उनको शॉर्ट बॉल पे टेस्ट मैचेस में भी आउट किया गया। लेकिन अभी हमने साउथ अफ्रीका में देखा है कि जिस इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किया, उन्होंने शॉर्ट बॉल को बड़ा अच्छा खेला है। तो उसमें ये चीज़ भी साउथ में है कि वो अपनी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वीकनेस कहाँ पे और कहाँ पे काम करना है। एंड ओवर द ईयर्स हमने देखा है, हाँ उसका वक्त बहुत ज़ाया हुआ बिकॉज शायद उसका डेब्यू जल्दी हो जाता, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि उसने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। एंड ये तो वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, एंड वो आपको एक ऑप्शन भी दे देता है कि लेफ्ट आर्म स्पिन की अगर जरूरत पड़े तो एक आधा ओवर भी कर लेगा। आई डोंट थिंक कि वो एक बुरी ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। साउथ शकील, जिस तरह से हम देखते हैं कि वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए भी एज अ कैप्टन शायद उनका नाम लिया जा रहा है, और उनके ओनर ने भी कहा है, तो पॉसिबल है कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म जा भी सकते हैं। आफ्टर रिजवान इफ़ वी सी समवन कि जिसके अंदर हमें खुदादाद सलाहियत नज़र आती हैं एज अ कैप्टन, तो शायद कहीं ना कहीं वो बेहतर हो सकते हैं। अजलान, इफ़ वी टॉक अबाउट कि फ़खर ज़मान की जो वापसी है उस पर भी बहुत बात हो रही है कि फ़खर ज़मान को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए डेफिनेटली, स्पेशली एज ही परफॉर्म्ड इन चैंपियंस कप एज वेल। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? आई थिंक डेफिनेटली उनको वापस आना चाहिए। उनका जो बयान आया था कि मैंने खुद थोड़ा टाइम आउट मांगा था T20 वर्ल्ड कप, तो अगर एंड ही बिलीव्स कि ही हैज़ रिकवर्ड वेल, एंड हमने देखा है कि अभी वनडे वाला चैंपियंस कप हो या T20 वाला चैंपियंस कप हो, दोनों में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और बड़ी क्रेजी फील्डिंग भी उनकी हमें देखने को मिली है, जिससे एटलीस्ट ये तो तसल्ली हो जाती है कि वो फिट है। एंड हमें वनडे में जो एक थोड़ा सा एक नज़र आ रहा है कि साइम अयूब के साथ एक परफेक्ट पार्टनर की जो हम बात कर लें, ऑब्वियसली एक दुआ है कि साइम अयूब तब तक फिट हो जाए, वो हमें देखने को मिले फ़खर और साइम ओपन करते हुए, बड़ा फ्लैम्पॉइंट किस्म का पेयर होगा, और उससे ये भी होगा कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बिकॉज फ़खर के साथ ये होता है कि जब दूसरे एंड से स्कोर नहीं बन रहा होता तो उसका प्रेशर खुद लेता है, और इवेंचुअली वो फिर उस प्रेशर में भी समटाइम्स आउट हो जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो और दूसरा ये कि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि फ़खर का ये है ना कि वो एक सर्टन स्ट्राइक रेट से खेलेगा, उससे कम पे खेलेगा तो खुद आउट हो जाएगा, उससे ज़्यादा पे खेलेगा तो दूसरी टीम को आउट कर देगा। तो उसका वो है कि वो लेट्स से वो 90 के बेंचमार्क पे खेलता है, वो 90 से ऊपर जब जाएगा तो दूसरी टीम की खैर नहीं, 90 से कम जब जाएगा तो उसकी अपनी विकेट चली जाती है। सो वो एक बड़ा अच्छा हमें अप टॉप ऑप्शन मिल जाता है। देन इस तरीके से जैसे मैंने भी बताया कि बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना, दो रेड बॉल क्रिकेट में था, बहुत ज़्यादा बॉल्स के ऊपर रन्स करना, ये भी चीज़ें वो टेस्ट मैच था, ODI में हमारे पास था। लेकिन आप देख लें कि अगर बाबर और रिजवान की अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, हमारे टॉप स्कोरर जो है वो हमारे लाइक टॉप बैट्समैन है हमारे, जिनसे हमें ज़्यादा स्कोर की उम्मीद है। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, आप ODI में भी देखें इन्होंने कितनी बॉल्स के ऊपर कितना स्कोर किया। मे बी दे आर नॉट दैट इफेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन इन T20 एज मच। अब उस में भी 2021-22 में थे, बट अब शायद उस तरह से नहीं है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग के बारहा कहा जाता है कि इन दोनों को ओपन नहीं करनी चाहिए। इन रिजवान की जगह बनती है, दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। लेकिन वनडे क्रिकेट में ये होता है कि आपको एक ऑप्शन, आपको चांस मिल जाता है कि आप लेटर स्टेज में जाके कवर अप कर लेते हैं। हम साइम अयूब को भी देखें तो शुरू के ओवर्स में उस तरह से नहीं, जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेला है, शुरू के 12-13 गेंद उसने भी आराम से पिए हैं, उसके बाद उसने मारा। उसको अगर ये कॉन्फिडेंस है ना कि वो बाद में कवर अप कर लेगा, तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है, जो कि साइम अयूब करता है। शुरू में अगर उसने स्कोर नहीं भी किया, आई थिंक 14वीं बॉल पे जाकर उसने स्कोर किया था पहला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा खेला। बाबर और रिजवान के केस में भी ये रिजवान की पोजीशन का थोड़ा सा है कि वो जो जिद है कि मैंने चौथे नंबर पर ही वनडे में बैटिंग करनी है, दैट कैन बी एडजस्टेड, कि उनको थोड़ा सा शायद फ्लोटिंग पोजीशन पे आना पड़ेगा। बाबर एट नंबर 4 आपको वो नंबर 3 और 4 वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है जो कि मिडिल ओवर्स में आपको रिक्वायर्ड होती है, ताकि फिर एंड पे आके आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो आखिरी के 15-10 ओवर्स को जो है प्रॉपरली एक्सलरेट कर सके। आप इसको इस तरह से देख लें कि जिस तरह जो हमारी 90s की क्रिकेट या 2000s की क्रिकेट होती थी कि ऊपर टॉप ऑर्डर आपका तगड़ा होता था, बीट आमिर सुहेल और सईद अनवर और शाहिद आफरीदी। दैन आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस आ जाती थी, पीपल लाइक यूनस, इंजमाम, यूसुफ, एंड देन लेटर ऑर्डर में आपके पास फिर वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोइन खान आपको मिल जाते थे कि जो आपको आखिरी 32 से लेके 50वें ओवर तक 100-150 रन बना कर दे देते थे। तो अगर आप वनडे को उस माइंडसेट से देखें कि 300-350 रन बनाने हैं, तो दे कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम लास्ट में एक और चीज़ डिस्कस करें कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में लाइक अगर हम लास्ट में देखते हैं तो हमारे पास इरफान भी एक अच्छी ऑप्शन है और शायद वो शामिल हो भी सकते हैं। डू यू कंसिडर हिम एज द ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? देखें, उसके पास अभी सीखने का बहुत चांस है, मौका है। मे बी इट्स टू अर्ली टू कॉल हिम ग्रेट। उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, वो फील्डिंग लोअर मिडिल ऑर्डर में जाकर
ये इस कंडीशन में, कराची जैसी कंडीशन में, रावलपिंडी कंडीशन में किस तरह की फॉर्म हो सकती है? देखो वनडे के अंदर देखें, वनडे में बेहतर होगा अगर उसको थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन पे बैटिंग करवाई जाए ताकि उसको मौका मिले का, कंडीशन समझने का और एंड पे एक्सेलरेट करने का। अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं वो छठे नंबर पे आएगा जब बॉलें 30 रह गई हैं और रन आपने 60-70 बनाने हैं, तो वो हर कोई इंतजाम नहीं होता कि वो 37 गेंदों पे आपको 60 ऑड रन करके दे दे। सो उसके लिए उसको थोड़ा ऊपर बैटिंग करने की ज़रूरत होगी, शायद बेहतर रहेगा उसके लिए कि उसको ज़्यादा मौका मिल जाए और वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सके। तो वहाँ से उसकी वो जो एक सिलसिला शुरू होगा वो बेहतर होगा। नंबर 6-7 पोजीशन पे आई वुड प्रेफर कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर हो जो कि बॉलिंग में भी हमें एक ऑप्शन दे सके, नीचे से आकर स्कोर भी कर सके। आमिर जमाल इसके लिए हो सकता है? मे बी शादाब खान। कम ऑन, बैटिंग तो बेहतर है ना। ये जो शादाब वाले लोग हैं ना, इनका एक अलग से मुआयना होना चाहिए कि आप किस वजह से शादाब बैटिंग तो बेहतर है ना। आमिर जमाल और उसकी बैटिंग कभी वंस इन अ ब्लू मून। नहीं, बैटिंग बेहतर है। कहाँ पर बेहतर है? मुझे तो कोई याद नहीं है। T20 के अंदर आप देख लें, वो एक ही मैच के अंदर जो मेरे ख्याल से इंडिया वाले मैच में शादाब की और बाबर की कोई पार्टनरशिप शायद लग गई थी। उसके बाद उसका तो T20 में भी कोई स्कोर ऐसा 2022 का वर्ल्ड कप, तब का शादाब और आज का शादाब बहुत फर्क है। और वैसे भी उस वक्त तो हमारी अच्छी भली टीम थी, हमने तो उस वक्त क्या ही नहीं, तब भी प्रॉब्लमेटिक टीम ही थी। तब भी हम कहते थे कि इनको ओपनर ने ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। आज तो हमारा स्क्वाड ही नहीं बन रहा है। एक हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्क्वाड है। लेकिन अब एज यू हैव सेड हो सकता है इन द गिवन ऑप्शंस ना, अगर चलें ठीक है, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस हमने साउथ अफ्रीका में देख ली। इन बैटिंग, इन बॉलिंग ही वाजंट एबल टू क्लिक। जिस तरह से एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, वो शायद फिट भी नहीं लग रहे थे। जिस तरह से वो बॉल कर रहे थे, उनका बॉल पहुंच नहीं रहा था, सही जगह लैंड नहीं करे तो फिट नहीं लग रहे थे। हाँ, अगर गिवन उनकी फिटनेस ठीक हो जाती है, वो फिटनेस क्लियर कर लेते हैं, कोई प्रॉमिस शो करते हैं, देन व्हाई नॉट। चलिए लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आज का दिन है। आज के दिन में काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी हैं। लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, कौन सिलेक्ट होता है, कौन बाहर होता है। थैंक यू सो मच अजलान, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर। एंड इसी के साथ मुझे और अजलान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक स्क्वाड क्या होगा, स्पेशली पाकिस्तान का, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।